हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार सोनकार एक बार फिर से आपका इनक्रेडिबल आश्रम में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोज़ में हम कुछ पढ़ चुके हैं पेडल इक्वेशन के बारे में। कोयटा यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण, और उसके रिलेटेड हमने कोयटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो भी आपको इसमें शो किया था। तो अब हम उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज उस पर चर्चा करेंगे, पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा हम पुरानी वीडियोज़ पर करते हैं। अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको पूरा वीडियो चाहिए, आप उसको अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़िए, और हमारी जो फर्स्ट लिंक है, आपको जो लिंक सेंड की गई है उससे आप उस पर अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर किसी को डिस्क्रिप्शन चाहिए, उस टॉपिक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वो स्टार्टिंग मेरी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। हमने शुरुआत की थी पेडल इक्वेशन की। पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण, थोड़ा सा समरी रूप में, संक्षिप्त रूप में हम उसको वापस करते हैं ताकि हम आज आप लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। आप थोड़ा सा बस 5 मिनट 10 मिनट का थोड़ा सा बना के रखिए। चलिए, हमने बात की थी पेडल इक्वेशन। सबसे पहले हमने बात की थी कि पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण जो है वो क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि एक प्लेन में यदि एक समतल में एक कोई पॉइंट है, एक बिंदु है, और इस बिंदु से होते हुए अगर मैं एक स्थिर रेखा, एक इनिशियल लाइन खींचता हूँ OX, तो इस स्थिर रेखा, इस इनिशियल लाइन के पैरेलल अगर थीटा एंगल लेते हुए, थीटा कोण बनाते हुए यदि मैं इस स्थिर रेखा को आगे घुमाता हूँ तो जो हमारी रेखा प्राप्त होती है उसको मैं बोलता हूँ वेक्टर रेडियस, ध्रुवांतर रेखा R। और इस ध्रुवांतर रेखा के किसी बिंदु P पर यदि कोई वक्र बनाया जाए, कोई कर्व बनाया जाए, किस पर बनाया जाए? बिंदु P पर, तो इस बिंदु P और इस वेक्टर रेडियस ध्रुवांतर रेखा R के मध्य में जो रिलेशन बनेगा, जो संबंध बनेगा, उसको हम बोलते हैं पदिक समीकरण। और संक्षिप्त रूप में अगर आपको मैं एक शॉर्ट लाइन में अगर बोलना चाहूँ तो मैं आज आपको वापस बोलूँगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, पुरानी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि अगर पदिक समीकरण आपको पेडल इक्वेशन क्वेश्चन में पूछी जा रही है तो उसका संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में सीधा सा मतलब है कि आपका ऐसा समीकरण जो केवल P और R के मध्य में ही रिलेशन को दर्शाएगा, जिसमें और कुछ उपस्थित नहीं होगा सिवाय कांस्टेंट के, तो उसको हम बोलेंगे पेडल इक्वेशन। उसके बाद में हमने दूसरे टॉपिक पे बात की थी हमारे कोऑर्डिनेट्स की, हमारे निर्देशांकों की। तो निर्देशांकों में हमने केवल 2 निर्देशांकों की फिलहाल बात की थी हमारी, एक तो कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी हमने बात की थी पोलर फॉर्म। कार्तीय पद्धति में निर्देशांक और ध्रुवीय पद्धति में निर्देशांक, उनको भी मैं संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ बताता हूँ। उसके लिए हम ये जानते हैं, यदि आपके पास में निर्देशांक x और y में उपस्थित हैं तो उनको हम बोलते हैं आपके कार्तीय निर्देशांक, और यदि निर्देशांक आपके r और थीटा में अगर उपस्थित हैं तो उनको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म में या ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर इन दोनों के मध्य में हमको रिलेशन बनाना था तो इसके लिए मैंने आपको वहाँ पे प्रूफमेंट भी करवाया था। यहाँ पर मैं आपको सीधे ही इसकी वैल्यूज बता रहा हूँ कि अगर कार्तीय पद्धति को अगर हमको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय पद्धति में, तो x की वैल्यू इजगल टू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin थीटा। और इसी तरीके से यदि r थीटा को मुझे कार्टेशियन फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप को कार्तीय रूप में यदि परिवर्तित करना है तो उसकी वैल्यू होती है थीटा इजगल टू tan इनवर्स y अपॉन x, और r इजगल टू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था, वहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर रेडियस एंड टेंजेंट लाइन। अर्थात अगर मैं आपके पास में ये मेरी फॉर्म मुझे दी गई है, एक पोल है मेरे पास में, एक ध्रुव है आपका, और इससे मैंने आपके एक इनिशियल लाइन, आपकी एक स्थिर रेखा खींची हुई है, और इस स्थिर रेखा के पैरेलल आपके यहाँ पर थीटा एंगल लेते हुए एक ध्रुवांतर रेखा अगर मैं बनाता हूँ वेक्टर रेडियस, तो इस ध्रुवांतर रेखा और इस वक्र की कोई एक स्पर्शी अगर मैं लूँ टेंजेंट लाइन,
तो वेक्टर रेडियस एंड टेंजेंट लाइन के बिटवीन, इसके बीच में जो मुझे एंगल चाहिए फाई, उसकी वैल्यू मैंने आपको वहाँ पर प्रूवमेंट सहित बताई हुई है, आप पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास में tan फाई इजगल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। चलो इसके बाद अब हम इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। वहाँ पर हमने ये टॉपिक पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल्स भी किए थे और उसके बाद में आप लोगों का जो प्यार मिला, आप लोगों के जो कमेंट किए, आप लोगों ने जो शेयर किया, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इनक्रेडिबल आश्रम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स। दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य में आपका थीटा ज्ञात करना या कोण ज्ञात करना। दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य थीटा या कोण ज्ञात करना। ठीक है, चलो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करने से पहले वापस थोड़ा सा पहले इस चीज़ को समझते हैं कि वाकई में ये चीज़ है क्या। यहाँ पर बात हुई है दो ध्रुवीय वक्रों की, यानी यहाँ पर हमारे पास में दो कर्व आपके कंपलसरी होने ही चाहिए। तो अगर कहूँ कि अगर मेरे पास में एक कर्व तो आपका r इजगल टू F1 थीटा है और एक कर्व मैं लेकर चल रहा हूँ r इजगल टू F2 थीटा, और इसकी बात हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये आपका पॉइंट बिंदु जिसे हम ध्रुव कह रहे हैं और जिसको हमने नाम दिया था, डिनोट किया था O से। इस O से होते हुए मैंने एक इनिशियल लाइन खींची है आपकी OX, एक स्थिर रेखा, एक इनिशियल लाइन, और इस स्थिर रेखा के थीटा एंगल बनाते हुए मैंने इस पर बनाया है वेक्टर रेडियस r। तो यहाँ पर बात हो रही है दो ध्रुवीय वक्र। तो अगर मैं इसके किसी बिंदु P की बात करूँ कि इस वेक्टर रेडियस पर यदि कोई बिंदु है P, तो इस पर बनने वाले दो कर्व, इन दोनों के मध्य मुझे ज्ञात करना है कोण। तो दो ध्रुवीय वक्रों को, एक को मैं मान लेता हूं C1 और एक को मैं मान लेता हूं C2। ये मेरा बिंदु P और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा। आप यहाँ पर थोड़ा सा हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम यहाँ पर कर्व की बात कर रहे हैं तो वो हमारा पोलर फॉर्म में ही चलेगा, यानी उसके जो निर्देशांक होंगे वो हमेशा r थीटा में चलेंगे। तो आप अगर इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास में इसमें से साई लेते हुए मैं इसको यदि दो भागों में डिवाइड करूँ तो मेरे पास में दो एंगल प्राप्त होते हैं मुझे, φ1 और φ2। लेकिन प्रश्न कह रहा है, आपका टॉपिक ये कह रहा है कि मुझे दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य में कोण ज्ञात करना है, कौन सा, φ। अगर मैं उसको φ नाम दूँ तो मुझे φ की वैल्यू इससे कैसे ज्ञात होगी कि एक एंगल आपके पास है φ1, एक एंगल है आपके पास में φ2, एक फर्स्ट वाले कर्व का, एक सेकंड वाले कर्व का। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, किस किस का, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, यानी φ1 और φ2 के मध्य में डिफरेंस ज्ञात कर लूँ, अंतर ज्ञात कर लूँ, तो वो मेरी वैल्यू होती है किसके अगेंस्ट, φ इजगल टू φ1 माइनस φ2, दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य में एंगल, आपका कोण। अच्छा चलिए यहाँ पर एक छोटी सी बात और करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो एंगल है एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स इंटरसेक्शन की बात हम जो कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित एंगल की हम जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन एक और है हमारे पास में कि अगर ये मान लीजिए कंडीशंस हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में दे दी जाए तो हम इसको वहाँ पर कैसे
सॉल्व करेंगे। तो हम ये छोटी सी बात हमारी 10th क्लास की या सीनियर क्लास में, जूनियर क्लास में आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया है कि जब हमारा एंगल 90 डिग्री एंगल से थोड़ा छोटा हो, 90 डिग्री एंगल से कम हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को एलिमिनेशन यानी हटा भी सकते हैं और ऐड जोड़ भी सकते हैं, उसमें लगा भी सकते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पर tan का इस्तेमाल करूँ तो tan phi इजगल टू हो जाता है tan phi 1 माइनस phi 2। वापस से हम जूनियर क्लास की बात करते हैं छोटी सी। हम tan phi 1 माइनस phi 2 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास में tan a माइनस b की वैल्यू है। और tan a माइनस b की अगर वैल्यूज़ के लिए अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर काम में लूँ तो मुझे वापस अपनी छोटी सी जूनियर क्लास याद आती है, जहाँ हमने भिड़ते ही इससे क्या किया था, द्वंद्व युद्ध किया था। tan a माइनस b इजगल टू जो है हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसके बारे में वहाँ पर हमने चर्चा की थी। तो इसको मैं यहाँ पर अगर इस्तेमाल करूँ तो यहाँ मेरा phi 1 बनता है a, phi 2 बनता है b। और इस फॉर्मूले को काम में लेने के बाद ये tan phi 1 माइनस phi 2 बन जाता है मेरा tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन 1 प्लस tan phi 1 tan phi 2। ये tan phi की वैल्यू मेरे को यहाँ पर प्राप्त होती है। तो मेरे पास में अब फिलहाल दो फॉर्म आ चुकी है, एक phi इजगल टू phi 1 माइनस phi 2, एक tan phi इजगल टू tan phi 1 माइनस tan phi 2, 1 प्लस tan phi 1 tan phi 2। अगर मैं इस कंडीशन में जो मेरी इक्वेशन सेकंड आपको दिख रही है, अगर इस वाली कंडीशन में यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर इस tan phi 1 को अगर मैं कोई भी लेंथ के लिए L1 और इस tan phi 2 को मैं L2 मान लूँ तो मेरी ये जो फॉर्म है वो क्या इस रूप में हो सकती है, tan phi इजगल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। ये कंडीशन कब है, जब मैंने यहाँ पर क्या माना है, देयर tan phi 1 इजगल टू L1 और tan phi 2 इजगल टू L2। और यहाँ पर से अगर मैं phi की वैल्यूज़ को ज्ञात करूँ, अगर इस phi की वैल्यूज़ को मैं ज्ञात करता हूँ तो यहाँ पर phi इजगल टू tan को अगर मैं इक्वल्स लेकर जाता हूँ तो ये पहुँचता है इन्वर्स में, tan इन्वर्स L1 माइनस L2 बटे 1 प्लस L1 L2। ये मेरे पास में बनती है इसकी थर्ड कंडीशन। तो अब जैसे प्रश्न में जिस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो नॉर्मली हमसे phi 1 और phi 2 की वैल्यू देकर क्वेश्चन को हल करवा रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को काम में लेंगे। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में देकर हमको सॉल्व करवा रहा है तो हम इक्वेशन सेकंड को लेकर काम में करेंगे। और केवल वो हमसे फॉर्मूले की चर्चा कर रहा है और हमसे केवल सवाल पूछ रहा है या कंडीशंस पूछ रहा है, ऑर्थोजेन्युअलिटी अगर लांबिकता की शर्तें पूछ रहा है तो हम इक्वेशन थर्ड को काम में लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला ऑर्थोजेन्युअलिटी, लांबिकता की शर्त। तो भाई ये लांबिकता की शर्त क्या होती है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से जूनियर क्लास में पढ़कर आए हैं और सीनियर क्लास में पढ़कर आए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा दिमाग से मिस हो चुका है, आप थोड़ा सा दिमाग से निकल चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर वापस से एक बार और याद दिलाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको केवल रटाना पिटाना या कुछ और करना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य आपको संपूर्ण शिक्षा मिले, आप जो पढ़कर आ चुके हैं उससे आपको रिलेटेड चीज़ें मिले, आपको पूरा ज्ञान मिले, यानी कि पिछला वाला भी और जिससे आप आगे जुड़ने वाले हो उससे भी। ये नहीं कि आपको आगे का पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, पीछे का पूरा साफ है। तो अगर शुरुआत की सीढ़ियाँ ही गायब हैं तो ऑब्वियसली हम ऊपर की मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते। चलिए, मैंने यहाँ पर बोला थोड़ी सी एक कंडीशन बोली कि ये 3 इक्वेशंस हैं मेरे पास में, आप इनको अगर नोट करना चाहें तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आप पहले यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर जो ऑर्थोजेनली हमारी 2 कंडीशंस होती हैं उनके बारे में बताता हूँ। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें
आपकी ऑर्थोजेनियल कंडीशंस की। ऑर्थोजेनियल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ऑर्थोजेनियल कंडीशंस होती है जब थीटा की वैल्यूज को फिक्स कर दिया जाए। तो अगर मैं इसमें थीटा या फाई जो हमारा एंगल है उसके लिए अगर दो वैल्यूज फाई इजकल टू 90 डिग्री ले लूँ एक कंडीशन, और एक कंडीशन में आपकी फाई इजकल टू 0 डिग्री लूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास में टेन की जो वैल्यूज अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी जो टेबल है, हमारी जो सारणी है, उसमें हमारा स्टार्टिंग डिग्री 0 डिग्री और हम जो लास्ट में लेकर चलते हैं टेबल्स में वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो ऑर्थोजेनिलिटी होती है लांबिकता की शर्त है वो लंब पर होती है। और लंब का मतलब हमारे पास में अगर आप परपेंडिकुलर बना रहे हो तो सीधी सी कंडीशन है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल आपके लांबिकता में आना ही है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें दोनों ही कंडीशंस की बात करते हैं और हमारी इक्वेशन सेकंड को लेकर चलते हैं। हमारी इक्वेशन सेकंड थी tan फाई इजगल टू थर्ड कंडीशन L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। आप तीनों में से आपकी सेकंड या थर्ड कंडीशन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो आप इसको सॉल्व करने के लिए, दोनों ही है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लेना चाहो तो इससे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करना चाहो तो आप इक्वेशन सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको इसको शॉर्टली जो है इक्वेशन थर्ड से सॉल्व करा रहा हूँ और साथ में इक्वेशन सेकंड के बारे में भी मैं बता दूंगा कि आपको वैल्यूज क्या रखनी है, क्योंकि हमने वहाँ पर L1 किसको माना था, यहाँ पर L1 हमारा tan फाई 1 है और L2 जो है वो हमारा tan फाई 2 है। तो आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड काम में ले लो, आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड काम में ले लो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमारे फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो अगर हम फाई की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर रखते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाई की वो 90 डिग्री फाई की वैल्यू है, ना कि फाई 1 और फाई 2 की। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा आगे ना भागें और इसको ध्यान में रखते हुए कि ये जो वैल्यू है वो फाई की है तो फाई की जगह पर ही इसका इस्तेमाल करें। फाई 1 फाई 2 में अगर आप करते हो तो आपका सवाल हो जाता है पूरा गलत। चलिए tan की वैल्यू फाई की अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये होता है tan 90 डिग्री इजगल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। अगर आप इसमें इक्वेशन सेकंड काम में लोगे तो यहाँ पर L1 की जगह tan फाई 1 और अगर L2 की जगह tan फाई 2 का इस्तेमाल करो। अच्छा, अब हम छोटी सी बचपन वाली 10th क्लास की टेबल की बात करते हैं। 10th क्लास में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए थीटा सारणी पढ़ी थी। तो थीटा सारणी में आप थोड़ा सा जाएंगे और आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कि tan 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो हम ये जानते हैं कि थीटा सारणी में हमारे tan 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो वो बन जाती है आपकी इनफाइनाइट वैल्यू, आपकी अनंत श्रेणी वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ tan 90 की डिग्री की जगह अगर इस्तेमाल करता हूँ तो ये होता है 1/0 इजगल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इसका वज्र गुणनखंड करें तो सीधी सी बात है 1 प्लस L1 L2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा L1 L2। लेकिन जब आप L1 माइनस L2 को मल्टीप्लाई करते हो 0 से, तो हम ये जानते हैं कि 0 से 0 से अगर किसी भी संख्या को गुणा किया जाए तो वो हो जाती है वापस 0। और यहाँ पर अगर मैं इस 1 को ट्रांसपोजिंग कर दूँ, पक्षांतरण कर दूँ और सामने लेकर जाऊँ तो प्लस वाली कंडीशन क्या बनेगी, माइनस बनेगी, यानी L1 L2 इजगल टू -1। अगर L1 L2 का मान वापस मैं यहाँ पर शो करता हूँ तो ये बनता है tan फाई 1 tan फाई 2 इजगल टू -1। तो यहाँ पर हमारे ऑर्थोजेनिलिटी की जो कंडीशन है, लांबिकता की जो शर्त है, उसमें हमने पहली शर्त लिखी कि यदि फाई बराबर 90 डिग्री हो तो हमारे पास में क्या कंडीशन है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास में tan फाई 1 और tan फाई 2 की हम वैल्यूज कर्व से अगर ज्ञात कर लें, वक्र से अगर हम ज्ञात कर लें
और उन दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का गुणनफल अगर हमारे पास में -1 आ रहा है तो आपके पास में सीधा सा आंसर है कि आपके पास में जो दोनों कर्व मैंने आपको बताए थे इन दोनों के मध्य में आपके लंब बनेगा, आपके एंगल 90 डिग्री ही होगा। ये बिल्कुल आपको अपने दिमाग में डिनोट कर जो है। इसी से लांबिकता की दूसरी शर्त की बात करते हैं जिसमें हमारी कंडीशन ये है कि फाई की वैल्यू हमारी है 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन, आप दोनों में से कोई सी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप दोनों में से इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड जो मैंने अभी आपको डिनोट कराई थी, आपको अभी लिखवाई थी, आप उसमें से दोनों में से किसी को इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को लेकर चलता हूँ फाई की वैल्यू 0 डिग्री, तो इक्वेशन थर्ड को अगर मैं लेकर चलूँ तो tan 0 डिग्री इजगल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। ये आपकी इक्वेशन थर्ड जो आपका समीकरण 3 है वो इस कंडीशन में आ जाता है। और हम एक बार वापस 10th क्लास में जाते हैं, हमारी कहाँ पर, थीटा टेबल पर। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी थीटा टेबल में परेशानी हो तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो जो बना दूंगा, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप शेयर करके या पर्सनली व्हाट्सअप करके या कुलदीप सर को भी आप सीधे व्हाट्सअप करके इस मैटर में कह सकते हैं कि अगर आपको थीटा टेबल में या आपके चार्ट लेवल में अगर किसी में भी कोई परेशानी आ रही है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको मैंने पहले भी कहा सिर्फ रटाना नहीं है। यहाँ पर आप अगर इनक्रेडिबल आश्रम में हमसे जुड़ते हैं तो इसका मतलब है आपकी संपूर्ण शिक्षा जो आप पहले छोड़ भी चुके हो या भूल चुके हो किसी कारणवश, या आपके दिमाग से वो मिस हो रही है, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा अलग से समय देकर, एक्स्ट्रा क्लास लेकर। ठीक है, तो मैंने tan 0 डिग्री की बात की। यहाँ पर tan 0 डिग्री जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमें ये मालूम है tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। और 0 के बटे में अगर मैं 1 लगा दूँ तो किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 में अगर मैं 1 का डिवाइड कर दूँ, यानी 0 में किसी का भी भाग दो, किसी का भी डिवाइड करो, वापस आना क्या है, 0। इसका मतलब मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं लगाया है। लेकिन इसका लगाने का मुझे क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा किसमें, जब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणनखंड करूँगा तब। चलिए tan 0 डिग्री की बात करें, मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी 0/1 और यहाँ पर कंडीशन है L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। इसका वापस से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, वज्र गुणनखंड करता हूँ, तो आप देखोगे कि 1 प्लस L1 L2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू तो हो जाती है 0, और L1 माइनस L2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाती है कंडीशन L1 माइनस L2। और इस L1 माइनस L2 में से इस वाली वैल्यूज को अगर मैं ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ, सामने लेकर जा रहा हूँ, तो ये कंडीशन बनती है L1 इजगल टू L2, यानी L1 बराबर है L2 के। और L1 की वैल्यू यहाँ पर मान जो है वो है tan phi 1 और tan phi 2। इसका मतलब, इसका क्या तात्पर्य है, इसका मीन्स है कि अगर आपके पास में एक कर्व यानी कि tan phi 1 का अगर हम एंगल निकालें और दूसरे कर्व हमारे पास में जो है tan phi 2 का मानकर उसका अगर हम एंगल निकालें और वो दोनों ही कंडीशंस में बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि फर्स्ट वाले की वैल्यू आई, उनके बीच में जो एंगल आया वो आया हमारे π/4 का 45 डिग्री का, और जो दूसरा वाला एंगल है, दूसरे वाले कर्व का मान जो आया है वो भी सपोज कीजिए हमारे पास में आता है π/4 का, यानी कि 45 डिग्री का। तो हम शुद्ध भाषा में कतई बिल्कुल तुरंत आंसर देंगे कि यदि tan phi 1 इजगल टू tan phi 2 हो तो उसकी ऑर्थोजेनलिटी जो कंडीशन है, उसकी लांबिकता की जो शर्त है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, आपको ये बात डिनोट हुई। चलिए, अच्छा, अब इसके बारे में हम एक थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग से क्लियर हो जाए कि आपके पास में ये जो हम एंगल निकाल रहे हैं बिटवीन इंटरसेक्शन टू पोलर कर्व, दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य में प्रतिच्छेदी कोण जो ज्ञात कर रहे हैं वो किस तरीके से ज्ञात कर रहे हैं। मैं एक छोटा,
चलिए अब हम देखते हैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सपोज कीजिए आपके पास में दो कर्व दिए गए हैं, r इजगल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, और एक कर्व दिया हुआ है r इजगल टू ए r इजगल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये दो कर्व आपको दिए गए और आपसे कह रहा है कि आपको एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व, दो ध्रुवीय वक्रों के बीच में अगर प्रतिच्छेदी कोण आपको ज्ञात करना है, तो मैं अगर आपको बात करूं तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास में दो एंगलों के बीच में अगर कोण हमको ज्ञात करना है तो tan फाई इजगल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर हमारी कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कर्व दिए गए हैं दो, तो कर्व दोनों की अगर हम बात करें तो एक कर्व और टेंजेंट के बीच में अगर हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो आप एक को मानेंगे फाई 1 और दूसरे को मानेंगे tan फाई 2। दोनों के लिए हमको सेम ही फॉर्मूला काम में लेना है। अच्छा चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं इस वाले की। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कर्व की, अगर हमने एक को माना है r इजगल टू f1 थीटा और दूसरे को माना है हमने r इजगल टू f2 थीटा, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में r इजगल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है, और अगर मेरे फॉर्मूले को गौर से देखें इसमें यहाँ पर तो d थीटा अपॉन डी आर, यहाँ पर जो मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है वो d थीटा अपॉन डी आर की ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इस वाली कंडीशंस में जो मेरी इक्वेशन आपको दी गई है, कर्व जो मुझे दिया हुआ है r इजगल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसका अगर थीटा की रेस्पेक्ट में कर देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ मैं इस वाली इक्वेशन का, फर्स्ट वाली इक्वेशन का, तो डी आर अपॉन डी थीटा तो होगा r का डिफरेंशिएशन, r का अवकलन। ए हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब हम बात करें 1 प्लस कॉस थीटा की, तो 1 यहाँ पर आपका कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है, तो अगर अचर का डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 0, और कॉस थीटा का यदि मैं अवकलन करूँ तो वो होगा माइनस के साइन थीटा, तो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है माइनस के ए साइन थीटा। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी है, आपकी जो इक्वेशन दी हुई है tan फाई 1 इजगल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो tan फाई 1 इजगल टू आर, यहाँ देखिए अगर हम गौर से तो r की वैल्यू हमको पहले से मालूम है, पहले से ज्ञात है, वो है r इजगल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो r इजगल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा तो मैंने यहाँ पर पुट किया r की जगह पर, और डी थीटा अपॉन डी आर की अगर बात करें तो मेरे पास में यहाँ जो वैल्यू है वो तो है डी आर अपॉन डी थीटा की, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में जो सूत्र है उसमें वैल्यू है डी थीटा अपॉन डी आर। लेकिन अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, इसको मैं उल्टा कर दूँ, तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी 1 अपॉन माइनस के ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ए से ए को मैं करता हूँ कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू बचती है 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस को ऊपर लेकर जाता हूँ अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर अपन एक छोटी सी बात करेंगे जो जूनियर में हम थोड़ा सा याद करके आए हैं, पढ़कर आए हैं, कि अगर 1 के साथ में आपको कॉस कहीं भी दिखाई दे रहा है, 1 के साथ में कॉस आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है, तो उसको हमको काटना कंपलसरी होता है, और इसके लिए हमारे पास में कॉस थीटा के फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास में कॉस 2 थीटा नहीं है, यहाँ पर केवल कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पर जो कॉस का थीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला काम में लाऊँ तो यहाँ पर कॉस थीटा के दो फॉर्मूले हैं मेरे पास में, एक तो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों ही कंडीशंस में मैं आपको बता दूं कि आपको कब कौन सा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास में कॉस की वैल्यू जो है वो आपकी प्लस में है तो आप फर्स्ट वाली कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास में कॉस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो आप सेकंड वाले को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इस वैल्यू को रखूँ तो -1 कॉस थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन प्राप्त होती है साइन थीटा। ये 1 से 1 हो गया हमारा कैंसिल,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करें, इसको हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, सेकंड वाले को r इजगल टू जो आपका b1 माइनस कॉस थीटा है, इसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले इस इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो इस इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू बच रही है माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ऊपर वाली वैल्यू तो थीटा बाई 2 हो चुकी है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू जो है वो अभी भी थीटा है। तो आपको मैं बता दूं, तो अगर ऊपर आपके थीटा बाई 2 हाफ एंगल में जो है कोण चल रहे हैं, तो आपको नीचे वाला भी हाफ एंगल ही लेना पड़ेगा। और साइन थीटा का हाफ एंगल लगाने के लिए इसका फॉर्मूला हम काम में लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसको मैं साइन थीटा की जगह पे पुट कर रहा हूँ। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये वैल्यू आई है हमारी tan phi 1 की। 2 से 2 को फिर कैंसिल किया, एक कॉस वैल्यू से एक कॉस वैल्यू कैंसिल होती है, तो मेरे पास में वैल्यू बचती है एक तो कॉस थीटा बाई 2 ऊपर और साइन थीटा बाई 2 नीचे, जिसको मैं साथ में लिख सकता हूँ माइनस के कॉट थीटा बाई 2। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें कि मुझे अगर इसमें एलिमिनेशन करना है, केवल phi 1 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो हम यहाँ गौर करें, यहाँ tan है लेकिन यहाँ हमारे पास में cot है। तो अगर मैं इसको AICT के रूल से, हमारे जो चतुर्थांश के नियम से है, cot को अगर मैं tan में बदलना चाहूँ, तो मैं यहाँ सीधी सी बात है माइनस के cot थीटा बाई 2 की वैल्यू को चतुर्थांश नियम से, AICT के रूल से आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये वैल्यू tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 होती है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर आपके पास में 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा आपका कोण tan के साथ में है, 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है आपके 4 चतुर्थांशों में 4 क्वाड्रेंट में से ये 90 डिग्री प्लस हो रहा है। तो 90 डिग्री प्लस अगर ये होता है तो ये आपका बनाता है सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में हमारा tan जो है वो होता है नेगेटिव। यानी मैं माइनस कॉट थीटा बाई 2 की जगह क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्लस के tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू वापस पुट करता हूँ, किसकी, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 की, तो वो बनती है माइनस के कॉट थीटा बाई 2। दोनों तरफ tan है, मैं अगर इसमें से एलिमिनेट कर सकता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 90 डिग्री से छोटे वाले जो एंगल हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो phi 1 की जो वैल्यू बनती है वो बनती है हमारे पास में पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसको आप कोई भी इक्वेशन दे दीजिए, आप इक्वेशन सेकंड दे दीजिए इसको। ये हमारे फर्स्ट कर्व में phi 1 की वैल्यू हमको ज्ञात होती है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें दूसरे वाला कर्व जो मैंने लिया था, मैं उसको लेकर चलता हूँ और मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ दूसरे वाले कर्व की। तो दूसरे वाले कर्व की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला कर्व हमारा था r इजगल टू b1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है और यहाँ पर इसको phi 2 मानते हुए हमको phi 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्योंकि tan phi 2 की अगर मैं मान निकालूंगा तो वो r d थीटा अपॉन dr हमारा यहाँ पर ज्ञात होता है। तो tan phi 2 की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ, tan phi 2 को अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये d थीटा अपॉन dr है, और d थीटा अपॉन dr ज्ञात करने के लिए मेरे पास में ये जो इक्वेशन है r इजगल टू b1 माइनस कॉस थीटा, इसका मैं कर देता हूँ थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। थीटा के सापेक्ष अगर मैं इस वाली इक्वेशन r इजगल टू b1 माइनस कॉस थीटा का अवकलन करता हूँ तो r का डिफरेंशिएशन होता है dr अपॉन d थीटा। इसके बाद में b यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसके बाद में 1 का हो गया 0, और माइनस के कॉस थीटा का करूँ तो माइनस के कॉस थीटा की वैल्यू होती है माइनस के साइन थीटा, और माइनस यहाँ पर पहले से उपस्थित है। भाई अगर मैं 1 की डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो होता है 0, माइनस का सिंबल यहाँ पर पहले से उपस्थित है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बनता है आपका माइनस के साइन थीटा। तो अगर किसी भी कोष्ठक के ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे चिन्हों को चेंज कर देते हैं, या माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा,
प्लस बनेगा। तो हमारे डी आर अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बी साइन थीटा। इस वैल्यू को उठाकर रखना है हमको tan phi 2 इजकल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर में, पुट इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करता हूँ मैं, इसको रखता हूँ, तो ये बनता है tan phi 2 इजकल टू आर। आर की वैल्यू है हमारे पास में b1 माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा अपॉन डी आर का मान रखें तो ये वैल्यू है हमारे पास में b साइन थीटा। b से b को कैंसिल करेंगे, हमारे पास में ऊपर बच रही है कंडीशन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसके लिए मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जस्ट ये बोला है कि 1 के साथ में अगर कॉस हमारा कभी भी आ रहा है तो बिल्कुल जानी दुश्मनी है, यानी आपको कॉस के संग अगर 1 दिखेगा तो वो काटना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, 2 कंडीशन बताई, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपको। कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 तब लगाना है जब कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव हो, और कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमको तब लगाना है जब हमारा कॉस नेगेटिव हो। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा कॉस जो है वो हमारा नेगेटिव है, और इसमें अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो 1 माइनस, यहाँ पर हम गौर करेंगे ये 1 माइनस है और कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जा रहा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसके लिए भी मैं आपसे कह चुका हूँ जस्ट अभी कि अगर आपके पास में कॉस की वैल्यू थीटा बाई 2 में है तो साइन की वैल्यू भी आपकी थीटा बाई 2 में ही चलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर अगर हम गौर करें, इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास में आप देखोगे कि यहाँ पर ये 1 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, तो अंदर दोनों ही 1 का भी और इस वाले मान का भी सिंबल हम जो है चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस 1 तो रहेगा ही, लेकिन ये माइनस और ये माइनस 1 मिलके आपका बनेगा प्लस, तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में हमारी वैल्यू चली रही है 2 साइन थीटा बाई 2 अब कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 को किया बेटा हमने कैंसिल। इसके बाद में हम अगर बात करें तो हमारी वैल्यू बचती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल करने के साथ साथ 2 को और साइन को भी यहीं कैंसिल कर देते हो तो यहाँ आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाती है, एग्जामिनर आपके यहाँ मार्क्स काट सकता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अरे कट तो रहा ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कंडीशन प्लस माइनस में हमको डिनोट हुई है, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आपका ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। अब इसको हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल और एक साइन से एक साइन को कैंसिल। तो हमारी वैल्यू बचती है tan phi 2 इजगल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और मैं जानता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो होती है tan थीटा बाई 2। इसका मतलब tan दोनों तरफ है, दोनों को एलिमिनेट करेंगे पिछली बार की तरह, तो phi 2 की वैल्यू आती है आपके पास में थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपके पास में 2 इक्वेशन आपकी आ गई है, phi 1 का मान आ चुका है, phi 2 का मान आ चुका है, और अगर हम इसमें आपको निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन 2 पोलर कर्व्स, 2 ध्रुवीय वक्रों में प्रतिच्छेदी कोण, तो उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन समझाई थी फर्स्ट वाली कि phi 1 और phi 2 की वैल्यू को कहाँ रखें, phi इजगल टू phi 1 माइनस phi 2 में अगर हम इसको पुट कर देते हैं, हमारे फॉर्मूले में रख देते हैं, तो हमारे पास में इन दोनों के एंगलों का इंटरसेक्शन कोण हमको प्राप्त हो जाएगा। तो phi इजगल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की phi 1 की, और phi 2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो वो है हमारी थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 को कैंसिल करें तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो phi का मान है वो हमारा प्राप्त होता है 90 डिग्री, पाई बाई 2 प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य है कि ये दोनों ही कर्व एक दूसरे को बिल्कुल लंबवत काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात आज हमारी इसकी एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ 2 पोलर कर्व्स, 2 ध्रुवीय वक्रों के बीच में प्रतिच्छेदी कोण की। आगे की बात हम
थोड़ा सा समय की उपलब्धता को देखते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमसे जुड़िए और आप अपने डाउट्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें जो पढ़ाया गया है, आपको जो समझाया गया है, आपको कहीं भी कुछ भी कैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप सीधे कमेंट कर सकते हैं या हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितना आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे हम आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।